सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे मधु कांकरिया जी का जो पाठ था उनका यात्रा वृत्त, जिसका नाम था साना साना हाथ जोड़ी। तो विद्यार्थियों, ये इसका दूसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो लेखिका है मधु कांकरिया जी, वे अपनी गैंगटॉक यात्रा का वर्णन कर रही हैं, सिक्किम यात्रा का वर्णन कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेखिका मधु कांकरिया जी कहती हैं, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। तो यहाँ के जो लोग थे उनकी ये आजीविका का साधन थे। सुबह लेखिका अकेले टहलने निकल गई। लेखिका को उम्मीद थी कि वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी लेखिका को बर्फ़ नहीं मिली। यद्यपि लेखिका अभी लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी, तो समझ सकते हैं आपकी इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी लेखिका को वहाँ पर बर्फ़ नहीं मिल पाई। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि यहाँ प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ, तो सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया कि अगर वो कटाऊ चली जाएं तो वहाँ ज़रूर बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो कटाऊ को क्या कहा गया है? भारत का स्विट्ज़रलैंड। अब लेखिका का सफ़र कटाऊ को शुरू हुआ। तो जैसा कि सिक्किमी युवक ने बताया था उन्हें कि कटाऊ में उन्हें ज़रूर बर्फ़ देखने को मिलेगी और उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तो उन्होंने फिर कटाऊ जाने का निर्णय किया। तो कटाऊ यात्रा शुरू हो गई। कटाऊ का रास्ता और ख़तरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। तो देखिए, धुंध पड़ी हुई थी, बारिश हो रही थी, तो गाड़ी चलाना भी आसान नहीं था। खतरनाक रास्तों ने उन्हें मौन कर दिया और उस पर बारिश सांस रोके लेखिका और उनके साथी धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। तो सभी क्या बिल्कुल मौन हो चुके थे। तो उनके भीतर अब एक डर भी था, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था। उनकी सांस लेने की आवाज़ के बिना आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर उनकी नज़र आगे चेतावनी पर पड़ी। तो वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? जिस पर लिखा था, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी दूर आगे लिखा था, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी कि देखिए, रास्ता बहुत खतरनाक था, धुंध थी, फिसलन भी थी सड़क पर। तो वहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे जो लोगों को सावधानीपूर्वक चलने के लिए कह रहे थे। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। तो देखिए, अभी तक जो सन्नाटा फैला हुआ था वो भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो कटाऊ ने बताया कि इसे हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। तो देखिए, जो लेखिका की सहेली है मणि, आपने देखा उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य भी किया था जब वे रुके हुए थे इससे पहले। तो अब देखिए, वो कहती हैं कि उनकी जो सहेली है मणि, वो स्विट्ज़रलैंड जा चुकी हैं और फिर भी वो कहती हैं कि जितना सुंदर कटाऊ है उतना स्विट्ज़रलैंड भी नहीं है। लेखिका की जीप अब कटाऊ पहुंचने वाली थी, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। वे आधे हरे काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर बर्फ़ छिड़क दी हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब लेखिका को पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। तो जैसा कि सिक्किमी युवक ने बताया था लेखिका को कि आपको कटाऊ में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, तो उसका अनुमान बिल्कुल सही था। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी बर्फ़। लेखिका जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर, यानी कि सिर निकालकर, दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। तो पहाड़ों पर बर्फ़ ढकी हुई थी। जो पहाड़ थे बर्फ़ से ढके हुए थे और ऐसे चमक रहे थे जैसे चांदी चमकती है।
तो देखिए जैसा कि बर्फ़ देखकर वे चाहते ही थे कि बर्फ़ उन्हें दिखाई दे। तो देखिए अब सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। तो समझ सकते हैं आप कि कितने वे रोमांचित थे। जो लेखिका थी मधु कांकरिया, उनके जितने भी मित्र वहाँ पर आए हुए थे, तो वे अब फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पर फ़ोटो खींचने लगे। लेखिका कहती हैं उसके पैर झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। यानी कि लेखिका का मन बहुत ही शांत था और एक उसमें अलग सा एहसास उन्हें हो रहा था। उनका मन नाचने को कर रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देख लूं। तो लेखिका देखिए अभिभूत हो चुकी थी। वे आश्चर्यचकित थी इतनी खूबसूरती देखकर। लेखिका के पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। उन्होंने चाहा कि किराए पर ले लूं, लेकिन चूंकि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। तो यहाँ पर दुकानें नहीं थी क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बल्कि ये एक सामान्य शहर था जहाँ पर ये आए हुए थे। तो इस कारण वहाँ पे दुकानें भी ज़्यादा नहीं थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय लेखिका सारे परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, जिससे वह महानगर के डार्क रूम में इसे बार बार देख सके। तो देखिए जो लेखिका थी वे इस परिदृश्य को कैमरे के बजाय अपने आत्मा के भीतर खींच लेना चाहती थी, कि जब वे महानगर वापस जाएं जहाँ से आई हुई हैं महानगर से वे, तो वहाँ पर वो अपने डार्क रूम में बैठकर, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर इतने पहाड़, इतनी प्राकृतिक सुंदरता नहीं हो पाती बड़े बड़े महानगरों में, ये वहाँ पर दुर्लभ ही होता है। तो वो चाहती थी कि महानगर में भी इनकी यादों में वो खो जाए और बार बार देख सके। और अचानक लेखिका के दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तो देखिए लेखिका के दिमाग में याद आया, एक कहानी याद आई उन्हें मिल्टन और ईव की, कि जो मिल्टन था वो जब ईव की सुंदरता देखता था तो वो कहता है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा रह जाता था। यानी कि देखिए लेखिका का कहने का मतलब ये है कि वे जब यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखती हैं तो उनके मन के जितने भी जो नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मकता है, वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और केवल वे इस प्रकृति में ही खो जाती हैं। लेखिका ने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। मणि दार्शनिकों की तरह कहती हैं ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं। तो मणि क्या कहती है कि ये हिमशिखर जल स्तंभ है। अब जल स्तंभ क्यों कहा गया है, देखिए जो हिमशिखर होते हैं जिन्हें ग्लेशियर भी कह सकते हैं हम, तो ये क्या है, जल स्तंभ है, क्योंकि यहीं से क्या होता है जब ये पिघलते हैं और जब इनका जल बहते हुए नीचे आता है नदियों के रूप में, तो क्या है पूरे एशिया के, यानी कि वो पूरे एशिया में नदियों के रूप में उन्हें पानी क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मस्ती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो जो मणि है दार्शनिकों की तरह लेखिका को समझाती हैं कि सर्दियों में तो ये बर्फ़ जम जाती है क्योंकि उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो ये जो बर्फ़ होती है, जो ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के, तो गर्मियों में ये पिघलते हैं और पूरे विश्व को क्या करते हैं, जल उपलब्ध करवाते हैं। तो कितना उपकार करते हैं हम पर। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिम शिखरों का। तो लेखिका अपने को ऋणी मानती है नदियों का और हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, और ये संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों के बारे में लेखिका सोच ही रही थी, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत उन पर छा गई। देखिए लेखिका अभी तक ये प्राकृतिक सुंदरता में खोई हुई थी, सोच रही थी, लेकिन तभी उन्हें उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों की याद आ गई जो वहाँ पर सड़क बना रही थी।
तभी लेखिका जीप में बैठने को ही हुई कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। अब देखिए, लेखिका वापस फिर जीप में बैठ रही थी तो एक पहाड़ी कुत्ते ने उनका रास्ता काट लिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो देखिए, ये भी एक अजीब सी बात है। यह सुनकर लेखिका विस्मय होकर बोली, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? चलो खैर, यानी कि लेखिका कहती हैं कि आपको पता ही होगा ज्वार भाटा जो आता है आपका, नीप टाइड एंड जो टाइड्स आपने पढ़े होंगे तो समुद्र में आते हैं, वो आपको पता होगा कि उसमें भी क्या है, चंद्रमा की गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस कारण क्या है, जो एक उन आपका क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे ज्वार भाटा आता है, यानी कि जो समुद्र का जल होता है ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो वो चंद्रमा के कारण होता है। तो वो कहती हैं कि क्या इस तरह का ये जो कुत्ते हैं अगर भौंकते हैं चांदनी रात में, तो क्या ये भी उसी की तरह होता है जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो कहती है चलो जाने दो। लेखिका बताती हैं, लौटती जीप में जितेन उन्हें रकम रकम की यानी कि तरह तरह की जानकारी देता रहा। क्या कहता था वो? मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो जितेन लेखिका को बताता है। फिर करीब 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जितेन ने बताया, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। तो अब कहाँ पहुँच चुके थे ये लोग? खेदुम में। तो जितेन बताता है लेखिका को, मैडम इसे खेदुम कहते हैं, यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो ऐसा कौन बताता है? जितेन। किसे बताता है? लेखिका को। लेखिका ने पूछा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? जितेन जीभ निकालते हुए कहता है, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। तो देखिए, लेखिका कहती हैं कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इस शहर को गंदा नहीं करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, और आपके मन में इस पर्यावरण, इस प्रकृति के प्रति प्रेम है, तो तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। ऐसा कौन कहती है? लेखिका कहती हैं। जितेन ने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। तो जितेन मधु कांकरिया जी को बताता है कि इसका असली नाम क्या है? गंतोक। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक मतलब पहाड़। तो जितेन लेखिका को बताता है, युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान, जिनका नाम था शेखर दत्ता, तो शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो वहाँ पर अभी भी रास्ते बन रहे थे युमथांग में। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य भी इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मन ही मन लेखिका कहती है और जीभ आगे बढ़ने लगती है। तो विद्यार्थियों, ये था आपके कृति का भाग 2 पाठ्य पुस्तक का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका थी मधु कांकरिया जी। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी सिक्किम यात्रा का एक सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप लोगों को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको भी कोई पाठ से संबंधित समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।